हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 3, रैखिक नियत संबंध यानी कि लीनियर रिग्रेशन। तो इस चैप्टर के बारे में आज के वीडियो में हम सिर्फ थियोरेटिकल जो पोर्शन है, थियोरेटिकल पोर्शन यानी उसकी डेफिनेशन क्या, इसने किसने यूज़ किया था और उसका उपयोग क्या है, लक्षण क्या है, ठीक, और इसका मॉडल क्या है, मुझे कुछ चीज़ों के बारे में इसमें वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जस्ट गेट्स रेडी फॉर दैट एंड वी विल स्टार्ट इट नाउ। रैखिक नियत संबंध तो सर्वप्रथम इस नियत संबंध शब्द का प्रयोग किया किसने था? तो नियत संबंध प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रांसिस गाल्टन। ओके, तो फ्रांसिस गाल्टन नाम के एक गणितज्ञ स्टैटिस्टिशियन ने, सांख्यिकीविद ने इसका सर्वप्रथम उपयोग किया था नियत संबंध का। और किसके लिए, किस तरह से किया था इसने, तो क्यों किया था? तो नियत संबंध के द्वारा दो चलों के बीच में फलनात्मक संबंध जानने के लिए इस प्रयोग का किया था कि जैसे कि दो चल हमने लिए हैं, कोई भी x और y लिए हैं, अब उन दोनों चलों के बीच में एक दूसरे का फंक्शनल यहाँ पर जो रिलेशन है उनका, वो यहाँ पर हमको बताना होता है। फंक्शनल यानी कि फलनात्मक संबंध जो है हमारा, वो किस प्रकार है, उसका जान कैसे सकते हैं। तो उसके लिए इन लोगों ने, फ्रांसिस गाल्टन ने नियत संबंध जो मॉडल है उसका उपयोग किया था फलनात्मक संबंध जानने के लिए। खास हमको ये ध्यान रखना है कि नियत संबंध का उपयोग कब किया जाता है? दो चलों के बीच में जब फलनात्मक संबंध जानना हो तो। जिस प्रकार से, और ये नियत संबंध है, फलनात्मक संबंध क्या होता है? जहाँ एक से अधिक फलन यूज़ किए जाएं, एक से अधिक फंक्शंस का अगर किसी के अंदर यूज़ किया जाता है, किसी सवाल के अंदर, किसी मॉडल के अंदर यूज़ किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर नियत संबंध मॉडल। फलनात्मक संबंध जानने के लिए एक से अधिक अगर फलनों का, एक से अधिक फंक्शंस का अगर यूज़ किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फलनात्मक संबंध। और वहाँ पे क्या यूज़ होता है? नियत संबंध। ओके, अब दो चलों के बीच में कार्यकरण संबंध जानने की पूर्व धारणा से, दो चलों के बीच में कार्यकरण का संबंध होता है, हमने ये पढ़ा था कार्ल पियर्सन के सूत्र में। रैखिक सहसंबंध के अंदर वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो, क्योंकि उसका आधार आगे का भाग ये है हमारा। और जब तक सहसंबंध के बारे में कुछ हमारे पास डिसीजन नहीं लिया गया, तब तक नियत संबंध भी हम कर सकते हैं नहीं। तो नियत संबंध या सहज संबंध के ऊपर ही आधार रखता हुआ चैप्टर है, और लगभग 50 to 80% उसी पर डिपेंड भी है। तो दो चलों के बीच कार्यकरण का संबंध है, इस पूर्व धारणा से अजम्पशंस जिसको हम बोलते हैं, प्री अजम्पशंस जिसको बोल सकते हैं, नियत संबंध की गणना की जाती है कि इन दोनों के चलों के बीच में कार्यकरण का संबंध है, तो ही नियत संबंध की गणना की जाती है। और ये डिपेंड कब होता है? हमारा कारण का संबंध है हमारे कार्ल पियर्सन के सह संबंध के फॉर्मूला से। अगर वो वहाँ पे यूज़ हो सकता है तो नियत संबंध भी यहाँ यूज़ होगा ही, जानने के लिए कि उनके बीच में जो संबंध है वो फलनात्मक है या नहीं है। अब आती है बात हमारी कि नियत संबंध है, तो इसका उपयोग तो पता चल गया हमको क्या है कि नियत संबंध द्वारा दो चलों के बीच में फलनात्मक संबंध जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वही उसकी व्याख्या है। व्याख्या में क्या है कि दो चलों के बीच में फलनात्मक संबंध जानने के लिए, फलनात्मक संबंध ज्ञात करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? नियत संबंध बोलते हैं। तो ये हमारा नियत संबंध भी हो गया, अब ये भी हो गया। अब हम चलते हैं नियत संबंध मॉडल की तरफ कि नियत संबंध मॉडल हमको क्या बताता है।
नियत संबंध मॉडल को हम बोलते हैं रिग्रेशन मॉडल। क्या बोलते हैं? रिग्रेशन मॉडल। तो अब नियत संबंध मॉडल हमको क्या बताता है, देखते हैं हम ये भी। वाई, अल्फा, बीटा, एक्स और लास्ट में हमारे पास में होता है म्यू। ओके, तो ये हमारे पास अल्फा, बीटा और लास्ट में जो म्यू है, तो अल्फा क्या है, बीटा क्या है हमारे पास, और म्यू क्या है, वाई क्या है, एक्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमारे एक मॉडल के अंदर यूज होती है। तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि ये चारों चीज़ें है क्या हमारे पास में, चारों पांचों चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों अचलांक है। ये दोनों अचलांक है, इनका इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ रोल नहीं होता, ये दोनों अचलांक है। इनके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फॉर्मूला आगे जाएगा या नहीं। तो अल्फा हमारे लिए क्या है, ये दोनों के दोनों ही अचलांक है, यानी कि स्थिरांक हम जिसको बोल सकते हैं, कांस्टेंट, स्थिरांक बोल सकते हैं, कांस्टेंट हम इनको बोल सकते हैं दोनों को। और लास्ट में हमारा म्यू क्या है, ये हमारा त्रुटि चल है। त्रुटि चल को हम बोल सकते हैं दूसरा डिस्टर्बेंस वेरिएबल, या फिर हिंदी में और दूसरा इसको बोलना तो विक्षेप चल। ये हमारा अलग है, इसको हमको ज्ञात करना आता है उसको। अब जितने भी हम इसके सवाल करेंगे, जब इसमें हम करेंगे तो इसको हम जीरो मान लिया जाता है। और कुछ कुछ जगह होती है जहाँ हमको ये भी ज्ञात करना पड़ेगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम इसको भी फाइंड आउट करेंगे। अब y और x क्या है, एक y इसके अंदर और x सापेक्ष और निरपेक्ष चल है, जिनको हमको खास ध्यान में रखना होता है। तो y यहाँ पर क्या है, सापेक्ष चल है। अब सापेक्ष चल और निरपेक्ष चल क्या होते हैं, ये हमको पता होने चाहिए। तो मैं उनको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ कि सापेक्ष चल वो निरपेक्ष चल पर आधार रखता है, यानी कि जैसे जैसे ये निरपेक्ष चल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और वो ऊपर वाला है जो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आधार रखता है। तो यहाँ पर हमको खास ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर थोड़ा सा भी चेंजेस हो रहा है तो हमारे सापेक्ष वाई में भी चेंजेस होगा। जैसे कि दो अगर कोई किसी के ऊपर आधार रखते हैं कोई व्यक्ति, तो एक व्यक्ति के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है उसका असर सीधा किस पर पड़ेगा, बी व्यक्ति पर पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी कि एक्स और वाई में अगर किसी एक व्यक्ति सापेक्ष है, उस पर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसका असर सीधा दूसरे पर पड़ेगा और दोनों के अंदर चेंजेस होगा। और ये चेंजेस कभी कभी क्या हो सकते हैं, एक ही दिशा में हो सकते हैं, कभी कभी रॉन्ग में, एक ऊपर एक नीचे, एक अलग दिशा में जा रहा है दूसरा अलग दिशा में जा रहा है, हो सकता है इसका परिणाम उल्टा भी हो सकता हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन होंगे वो एक दूसरे के ऊपर आधार रखकर होंगे, एक्स और वाई। ये हमारा नियत संबंध का मॉडल है, इस मॉडल को हम ध्यान में रखना है। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों MCQ के अंदर, सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी के अंदर, और ये सेक्शन सी के अंदर का क्वेश्चन हो सकता है। इस चैप्टर के हमने बात नहीं कि टोटल कितना मार्क का चैप्टर है, 12 मार्क का एग्जाम में 1 + 1 + 2 + 3 + 5 जो हमारी सिस्टम आगे के 2 चैप्टर्स में रही, वही सिस्टम यहाँ पर है, वही 12 मार्क, वही जिस तरह का सिस्टम था वही के वही पूरा है। तो आगे हम बढ़ते हैं, हम नियत संबंध मॉडल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या, अब सापेक्ष और निरपेक्ष का अगर कोई 2 एग्जाम्पल लेना चाहे तो हम ले सकते हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष के एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलो हम 1-2 एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं। ऐसे तो जो इसके बाद में एक PDF में लिंक सेंड करके दूंगा जो टोटली थियोरेटिकल होगी, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी उसमें रहेगी, वो मैं इसके साथ में लिंक सेंड करने वाला ही हूँ। फिर भी अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो 1-2 एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो सापेक्ष चल में हमारे पास में क्या आ सकता है, विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च। निरपेक्ष चल में हम देखते हैं तो सापेक्ष चल सीधा इसका फर्क किस पर पड़ेगा, बिक्री पर।
जैसे जैसे हमारा जो खर्च है, जैसे जैसे हमारा जो विज्ञापन खर्च है वो बढ़ेगा तो बिक्री ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हमारा सापेक्ष, हमारा अगर इसको कुछ भी चेंज मत करो तो बिक्री भी चेंज नहीं होगी। इसके ऊपर बिक्री आधार रखती है। जैसे जैसे तुम मार्केटिंग करोगे, जैसे जैसे तुम एडवर्टाइजमेंट करोगे, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। अगर जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर तुम मार्केट में एडवर्टाइज नहीं करोगे, तुम्हारी प्रोडक्ट दिखाओगे नहीं, तो मार्केट में तुम्हारी सेलिंग भी होगी नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब जो दिखता है वही बिकता है। तो यहाँ पे यही हमको दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। और जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे ज़्यादा लोगों को दिखा, ऐसे ऐसे ही वो बिक्री अपने आप ही बढ़ती जाएगी। दूसरी हम बात करते हैं वर्षा की मात्रा। रेन, जितनी ज़्यादा रेन होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, फसल होगी। फसल यानी कि हमारी क्रॉप कितनी होने वाली है वो भी हमको ध्यान रखता रहना है। तो ये जैसे जैसे वर्षा होगी, बिकॉज इंडियन एग्रीकल्चर है टोटली डिपेंड किसके ऊपर होता है, मोस्ट ऑफ रेन के ऊपर डिपेंड होती है। तो जैसे जैसे रेन होगी, ज़्यादा होगी, तो हमारी फसल भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, हम ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ पर निरपेक्ष चल हमारे लिए क्या, वर्षा की मात्रा, और उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी क्या, फसल। ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट है, इसके लिए ध्यान रखना हमको कि कौन कौन सी चीज़ें क्या है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेतन और बचत। किसी व्यक्ति का जितना वेतन होगा उसमें से थोड़ा बहुत खर्चा निकाल के, या वेतन और खर्चा भी निकाल सकते हो, मासिक खर्च, मासिक वेतन और मासिक खर्च भी हम लिख सकते हो, मासिक बचत भी लिख सकते हैं यहाँ पर मासिक वेतन के साथ में। तो जितनी सैलरी होगी उसके हिसाब से सेविंग होगी, सारा सारा खर्च करने के बाद जो बचता हमारा वो लास्ट में सेविंग होगा। तो यहाँ पे एक दो मैंने एग्जांपल लिए हैं, उनको देख लेना है। अब आगे की हम बात करते हैं चैप्टर के अंदर में। तो नियत संबंध का अध्ययन करने की टोटल कुल 2 विधियां हैं। नियत संबंध का अध्ययन करने की यहाँ पर कुल कितनी विधियां हैं, 2। तो नियत संबंध का अध्ययन करने की 2 विधियों में कौन कौन सी है, एक तो हमारी विकिरण आरेख की रीत, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मेथड। और सेकंड वन हमारी जो मेथड है विकिरण आरेख के बाद में हमारी जो मेथड आती है सेकंड नंबर, वो हमारी है न्यूनतम वर्ग की रीत। ये भी कार्ल पियर्सन ने ही दी थी। न्यूनतम वर्ग की रीत, उसमें हम क्या लिखेंगे, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये हमारी कौन सी मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग की रीत, जितना वर्ग कम हो सके उतना। और अब इन विधियों में से हमारे कोर्स में ये है नहीं है, तो इसको बारे में हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे नहीं। सिर्फ विकिरण आरेख में जिस तरह से हमारा सहसंबंध था उसके 2 चल और इसके अंदर जोड़ेंगे तो हमारा विकिरण आरेख बन जाता है। न्यूनतम वर्ग की रीत के बारे में बात करेंगे तो न्यूनतम वर्ग की रीत के फॉर्मूले जो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाली है हमारी उसके अंदर ये सब मिलेंगे, फॉर्मूले जितने भी है सारे। अब हम नियत संबंध की उपयोगिता के बारे में पढ़ने वाले हैं कि नियत संबंध की उपयोगिता क्या होती है क्या नहीं। तो नियत संबंध की उपयोगिता हम जान लेते हैं यहाँ पर आज। तो नियत संबंध की उपयोगिता है क्या, क्या इसका उपयोग होता है। तो हमने अभी पहले 2 चीज़ पढ़ी कि एक तो फलनात्मक संबंध जानने के लिए, ये क्या होता है, एक तो फलनात्मक संबंध हमारा वो जानने के लिए होता है। दूसरा हमारा क्या होता है कि निरपेक्ष चल में परिवर्तन होने से y में यानी कि सापेक्ष चल में कितना परिवर्तन होगा वो भी इसमें जाना जा सकता है। दूसरा x में परिवर्तन होने से y में होने वाला अनुमानित परिवर्तन, वही है जो हमारा था, अनुमानित परिवर्तन कितना होगा। और लास्ट में हम त्रुटि ज्ञात करते हैं। ये 4 चीज़ हमारे पास में है इसकी। नंबर 1, 2 चलों के बीच का फलनात्मक संबंध जाना जा सकता है। और वो 2 चल कैसे होने चाहिए, सह संबंधित, यानी कि हमारे दूसरा चैप्टर जो था हमारे इससे पहले वाला, उसके अंदर हमको सह संबंध वाला चैप्टर था, 2 चलों के बीच, सह संबंधित चलों के बीच का फलनात्मक संबंध।
जब तक वो चल सहसंबंधित नहीं है तब तक नियत संबंध का उपयोग किया जा सकता नहीं है। दोनों चलों के बीच में सहसंबंध होना जरूरी है, तभी ये हो सकता है। फलनात्मक संबंध जाना जा सकता है हमारे। ये हमारी फर्स्ट है क्या कि दो चलों के बीच का हमारा कैसा संबंध है, फलनात्मक संबंध जाना जा सकता है। दूसरा, एक बार फलनात्मक संबंध प्रस्तावित हो जाने के बाद निरपेक्ष चल x के ज्ञात मूल्य से y के मूल्य को ज्ञात किया जा सकता है। x के मूल्य से y का मान या अज्ञात मान ज्ञात किया जा सकता है। x में एक इकाई परिवर्तन करने से 1 यूनिट चेंज इन x करने से y में होने वाला परिवर्तन ज्ञात किया, क्योंकि दोनों चल एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक में हो रहा है तो दूसरे में कितना परिवर्तन होगा हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे 3 हुए। और चौथा हमारा इसके अंदर क्या है तो है कि हम त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। त्रुटि चल जो हमने देखा था अभी, एरर, यहाँ पर त्रुटि ज्ञात की जा सकती है। नियत संबंध के उपयोग के द्वारा दो चलों के बीच में सहसंबंध स्थापित करने के बाद जो गलतियाँ रह गई है, जो संबंध हमारा था सहसंबंधित चलते फिर भी नियत संबंध के अंदर कुछ कमी रह गई है, तो वो कमी किस वजह से हुई है उसकी त्रुटि भी हम यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा इसकी उपयोगिता है। और 2 लक्षण हैं इनके, वो भी हमने पीछे देख लिए है कैसे। तो नियत संबंध के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं हमारे यहाँ पर। तो नियत संबंध के हम लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास लक्षण लिखे हुए हैं पीछे। कि R व B दोनों के मूल्य समान होने चाहिए। R हमारा यानी कि सहसंबंध और नियत संबंध यानी कि B हमारा, उन दोनों के मूल्य कैसे होते हैं, समान। और दूसरा लक्षण हमको क्या बताता है कि यह नियत संबंध है, वो क्या है, उद्गम बिंदु से स्वतंत्र है। उद्गम बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र है, यानी उद्गम बिंदु परिवर्तन नहीं होता है, परंतु स्केल माप परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। स्केल माप परिवर्तन से कैसा होता है, वो स्वतंत्र नहीं है। अगर स्केल माप में थोड़ा सा भी परिवर्तन किया तो आंसर में बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो हमको ध्यान रखना है, स्केल माप में अगर थोड़ा भी चेंजेस होगा तो उसका सीधा असर बी पर पड़ेगा। तो जब भी स्केल माप में चेंजेस होगा हमको पहले बी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारा नियत संबंध के लक्षण थे। और इस चैप्टर के अंदर जो थियोरेटिकल पोर्शन था, जो मैंने शॉर्ट में ट्राई किया है कि करने की पूरा किया है। तो इस तरह से हमारा थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।